बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल शकील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तालीमी निज़ाम की कि किस तरह 9वीं और 10वीं के इम्तहानात में पेपर लीक हो रहे हैं। ये पेपर लीक्स कराने में कौन मुलव्विस है, बोर्ड इंतज़ामिया की क्या ज़िम्मेदारी है और बोर्ड इंतज़ामिया इस सिलसिले में क्या कर रहा है। इसके अलावा वालिदैन और तालिब इल्मों का इस बारे में क्या कहना है। तो चलते हैं पहले तालिब इल्मों की जानिब और जानते हैं उनकी राय। तालीमी निज़ाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो सरकारी स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, इनमें किस तरह से जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तालिब इल्मों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं एक निजी स्कूल के तालिब इल्म, उनसे पूछते हैं। आप ये बताइए, 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जब सेंटर में जाते हैं आप तो किस तरह की सूरत हाल होती है, वहाँ पर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो हम जब वहाँ पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ चेकिंग वो करते हैं हमारी, लेकिन फिर भी जो बच्चे होते हैं जो चीटिंग मटेरियल लेके आते हैं वो अपने पास कहीं ना कहीं से शूज़ वूज़ से अपने अंदर लेके चले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। मोबाइल भी कोई ना कोई ले जाता है, तो इससे ये होता है कि फिर जो वो ऊपर चले जाते हैं अपना मोबाइल लेके, तो फिर वो उसी तरह से पेपर कर रहे होते हैं, मोबाइल से कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं और जो चीटिंग कर रहे होते हैं उनका कैलिबर एक ही हो जाता है। इससे हमारा रिज़ल्ट में भी अफेक्ट आता है। जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, वो अपना रिज़ल्ट फिर मेहनत से लेके आते हैं तो उनका कम भी आ जाता है। लेकिन जो बच्चे चीटिंग कर रहे होते हैं उनका फिर ऑब्वियसली चीटिंग हो रही होती है तो उस वक्त वहाँ पे जो असातिज़ा होते हैं वो रोकते नहीं। उनको ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि वो करने देते हैं। कभी कभी वो रोक लेते हैं, जैसे अगर कोई बोर्ड की टीम आ रही होती है तो वो लोग जल्दी से अपना मैनेज करते हैं, वो पेपर ले लेते हैं फिर उन लोग बच्चों से, नहीं तो वो फिर उनको करने ही देते हैं। कभी कभी वो उनके पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली वो करने देते हैं उनको। अच्छा, हाँ, ये भी हमने देखा है कि पैसे जमा किए जाते हैं कि भाई टीचर को जो है वो दिए जाएंगे, तो ऐसा है सिलसिला? जी सर, वो ऐसा सिलसिला है कि सबसे पैसे लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बाद चीटिंग करने देते हैं। और कितने पैसे लेते हैं? वो डिपेंड करता है, कभी कभी तो कह देते हैं और कभी कभी तो नहीं कहते हैं। डिपेंड करता है ना स्टूडेंट पे, सब जमा करके दे सकते हैं। अच्छा, आप जब एग्ज़ाम देने गए हैं तो वहाँ पर आपको किन किन सहूलियात जो है वो नहीं मिली? कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा? पंखे चल रहे थे, डेस्कें सही थी, क्या? सर ऐसा तो सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, पंखे चल रहे हैं, पानी भी है, सब कुछ अवेलेबल, लेकिन थोड़ी डेस्क थोड़ी छोटी है क्योंकि हाइट की वजह से ना डेस्क थोड़ी छोटी है बस। ठीक है, डेस्कें छोटी हैं। आप बताएं, जब आप पेपर देने गए तो क्या माहौल देखा, किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, जब हम लोग वहाँ पे एंटर हुए तो जैसे हमारी क्लास टीचर्स ने हमें ये बताया था कि वहाँ पे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं होता और टीचर्स रूड हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोऑपरेट हो रहा था और कुछ बच्चों के साथ ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे और उनको चीटिंग मटेरियल अंदर लेके जाने दे रहे थे। तो जो बच्चे, जैसे उन्होंने भी बताया कि जो बच्चे मेहनत करके पेपर आ रहे थे वो और जो चीटिंग करके पेपर दे रहे हैं, दोनों का कैलिबर सेम हो गया था। तो हम यही देख रहे थे, ज़्यादातर वहाँ जो बच्चे थे वो अपना जो भी पेपर है वो चीटिंग से कर रहे थे, जबकि फेयर पेपर बहुत कम हो रहा था। अच्छा, बाहर से भी लोग नकल कराने आ रहे थे? बाहर से भी लोग नकल करवाने आ रहे थे। कुछ बच्चों के तो ऐसे थे कि उनके जो मतलब उस्ताद थे वो उनके साथ आए थे पेपर देने के लिए। कुछ लोगों के बहन या भाई सिबलिंग्स उनके पेपर देने के लिए आ गए और वो लोग घर पे थे। अच्छा, आप तो पूरे साल मेहनत कर रहे होगे ना, पढ़ रहे होगे, तो फिर आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी? बस यही है कि हम लोग तो आज भी पेपर याद करके जाते हैं और बिल्कुल फेयर पेपर ही देते हैं और उन लोगों को देख के दुख होता है कि अब हमारा और उनका रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, बच्चों को दुख होता है। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? पेपर देने गई थी? जी, कैसा रहा पेपर? पेपर तो बहुत अच्छे हो रहे हैं हम लोगों के, लेकिन ये भी हो रहा है कि हम लोगों के साथ जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत मेहनत करके जाते हैं वहाँ पे, और कुछ बच्चे जो हैं वो चीटिंग के आसरे पे जाते हैं और मतलब छुपा के शूज़ वगैरह में फर्रे वगैरह छुपा के चले जाते हैं। तो ये है कि मतलब जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो चीटिंग करने वाले बच्चे जो हैं वो उनके इक्वल आ जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो मेहनत कर रहे होते हैं उनके नंबर उनसे पीछे रह जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपका पेपर कैसे हो? हमारे पेपर तो अच्छे जा रहे हैं इंशाल्लाह। रिज़ल्ट की क्या तवक्को? रिज़ल्ट की तो हमें बहुत अच्छी तवक्को है, लेकिन अब ये है ना कि चीटिंग वाले बच्चे जो हैं वो भी चीटिंग करके हमारे मुकाबले पे आ जाते हैं, तो इस वजह से ये है कि हमारे रिज़ल्ट में थोड़ी सी अफेक्ट पड़ती है। अच्छा, जब ये बताइए मुझे, ये क्या सोचती हैं आप कि आप तो पूरे साल मेहनत कर रहे हैं और एक है नकल करके वही एग्ज़ाम में नंबर ला रहा है, तो फिर आप क्या सोच रही होती हैं? आप क्या कहेंगी, किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए? इसको इस तरह कंट्रोल किया जाए कि जो है मतलब
स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा की जाए। और मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि अब वो बच्चे जैसे ही पेपर दे रहे हैं, हम तो जानते हैं ना कि उन्होंने किस तरह दिए हैं, हम तो अपनी मेहनत से दे रहे हैं, हमारा अल्लाह जानता है कि हमने किस तरह दिए हैं, तो इस तरह हम तो अपनी मेहनत से दे रहे हैं, वो जैसे भी दें। टीचर्स नहीं रोकती? टीचर्स तो रोकती हैं, मतलब जहाँ हमारा बोर्ड पड़ा है वहाँ तो स्ट्रिक्टनेस होती है, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी ले जाते हैं मतलब चीटिंग मटेरियल, लेकिन अगर वो पकड़े जाएँ तो उसमें उन्हीं की बेइज्जती होती है फिर बाद में, टीचर्स तो रोकती हैं। ठीक है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल होता है सेंटर में? देखें ओवरऑल की बात की जाए तो वैसे तो हमारे सेंटर के अलावा हमने बहुत सी जगह सुना है कि हो रहा है इस तरह से मोबाइल वगैरह का यूज़, पर जो हमारा सेंटर है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, प्रॉपर चेकिंग होती है। वैसे मोबाइल्स बहुत रेयर केस है कि आते हैं, वैसे बहुत अच्छी चेकिंग हो रही है। मोबाइल पे जो पहले कुछ देर पहले पेपर आ रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं, ऐसा पता चला है? जी बिल्कुल, ये तो हमारे सेंटर के आगे भी हुआ है कि हमारे सेंटर है उसके सामने ही बच्चियां जो है वो बाहर रुकी हुई होती हैं पेपर के वेट के लिए, क्योंकि पेपर लीक हो रहे होते हैं, फिर वो फ़ौरन ही जो है वो अपनी रेफरेंस वगैरह खोल लेते हैं, कुछ फाड़ने वगैरह का चांस मिलता है वो ले लेते हैं। उसके साथ साथ ही सॉल्व पेपर भी आ जाता है, जल्दी जल्दी वो थ्रू आउट MCQs वगैरह देख लेते हैं, पेपर वगैरह ले लेते हैं, तो इस तरह से उनको पहले से थोड़ा आइडिया होता है, नो हाउ होता है कि पेपर किस तरह का आएगा। लड़कियाँ भी बेटा क्या नकल करती हैं? जी बिल्कुल सर, लड़कियां भी बहुत किस तरीके से करती हैं? सर वो उनके शूज़ में ज़्यादातर जो है ना वो चीटिंग मटेरियल होता है, और कुछ तो मोबाइल भी उनको अगर चांस मिल जाए। देखें हर इस सेंटर में जो है ना वो हर टाइप का टीचर होता है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर उनको मौका दे रहा है। अगर टीचर उनको मौका देगा तो फिर तो जिसको भी मौका मिले वो चीटिंग करेगा। अगर मैं कहती हूँ कोई पढ़ने वाला बच्चा भी है ना, उसको भी चीटिंग का मौका मिल रहा है, तो फिर चीटिंग का मौका देख के तो कोई भी नहीं छोड़ता। जब आप सेंटर जाती हैं तो टीचर कोई पैसे वैसों का मुतालबा करते? नहीं, जहाँ पे हमारा तो दो दफ़ा हमने पेपर दिए 9 के और मैट्रिक के, जहाँ हमारा बोर्ड पड़ा वहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वहाँ पे कोई पैसों का मुतालबा किया गया हो या कोई ऐसा हमने केस अपने सामने भी देखा हो। लेकिन बहुत से सीवियर केसेस में हमें ये सुनने को मिलता है कि जहाँ पे हमारे रिलेशन है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो सुनने को मिलता है कि ऐसा सिस्टम भी चलता है जहाँ पे लोग रिश्वत देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे केस है ना वो सोर्स का है कि जिनकी पहुँच होती है वो कुछ बच्चे ऐसे पेपर देने आए होते हैं जिनको शायद पढ़ना भी ढंग से नहीं आता होगा, लेकिन उनकी परसेंटेजेस देखने से ताल्लुक़ रख रही होती हैं और उनके मुकाबले पे आ जाती हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हों। अच्छा ये बताओ बेटा, किस तरह से लड़कियाँ नकल करती? लड़कियां बहुत तरीके से नकल कर लेती हैं, जैसे वो चीटिंग मटेरियल जो पेपर आउट होता है उस तरह से कुछ लड़कियां छुपा के लेकर आ रही होती हैं, जैसे कफ वगैरह में, शूज़ वगैरह में। लेकिन जहां हमारा सेंटर पड़ा है ना वहाँ पर अभी चंद रोज़ से वहाँ पर जूतों की भी चेकिंग की जा रही है और बाकायदा स्कैनर्स हैं जिससे चीटिंग मटीरियल और मोबाइल फ़ोन डिटेक्ट किए जा रहे हैं। तो अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर हो ही नहीं सकता कुछ ऐसा। लेकिन एक केस आया हमारी क्लास में, उनसे मोबाइल ले लिया गया, उसको बच्ची को पेपर नहीं करने दिया गया, लेकिन एंड के 15-20 मिनट में उसको पेपर वापस कर दिया गया था। सोर्स वाले लोग आते हैं? इस साल सोर्स वाले कम देखे जा रहे हैं बनिस्बत पहले के गुज़िश्ता सालों से। इस साल बहुत कम बच्चों की सोर्स है, हमारी क्लास में सोर्स नहीं है, लेकिन सुनने में लोगों से ये पता चलता है कि सोर्स भी लगी है। ठीक है, ये थे तालिबे इल्म जिनकी बात आपने सुनी। अब मैं बात करूँगा वालिदैन से बच्चों के। हमारे मुल्क में किस तरह से तालीम दी जा रही है, तालिबे इल्म के वालिदैन क्या सोच रहे हैं। मेरे साथ कुछ वालिदैन हैं, पूछते हैं। ये 9वीं 10वीं के जो पेपर हो रहे हैं, कुछ पेपर लीक्स के हवाले से आ रहे हैं कि जो है सोशल मीडिया पर पहले पेपर आ जाता है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप क्या सोचती हैं किस तरह से जो है वो दे रहे हैं ये पेपर और कैसे ये लीक हो रहे हैं? ये तो पता नहीं कोई ग्रुप सिस्टम है जिसकी वजह से ये पेपर्स लीक हो रहे हैं। बाकी हमारे तो जहाँ पे बच्चों के सेंटर पड़े हैं वहाँ पे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है। बच्चे आके बताते हैं, वहाँ पे भी मीडिया की टीम्स वगैरह जा रही हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। हमारे बच्चे तो माशाल्लाह मेहनत करके ही पेपर्स दे रहे हैं। अच्छा, आपके बच्चे तो मेहनत करके पेपर दे रहे हैं, लेकिन हमारे पूरे माशरे में अगर हम पूरे शहर की बात करें, शहर के बेशतर उसमें बूटियाँ चल रही होती है, बूटी माफिया कहते हैं, जैसे नकल का रुझान होते हैं। अगर पेपर सोशल मीडिया पे इन दिनों आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है वो, और उससे बच्चों का आप नहीं समझती मुस्तकबिल आगे अगर नकल करके वो पास होंगे, नंबर हासिल करेंगे, तो वो किस तरह उनकी काबिलियत होगी? वो तो आप सही कह रहे हैं। आजकल तो बस कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई बच्चा टैलेंट के बेस पे आगे आ रहा है। वो भी फिर जब बच्चा देखता है कि चीटिंग ऐसे हो रही है तो मैं क्यों ना करूं, मेरा तो टैलेंट कहीं भी नहीं दिखेगा। तो इससे इस दफ़ा जो स्ट्रिक्टनेस काफ़ी सारे सेंटर्स में देखी, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह की स्ट्रिक्टनेस करें, शायद इस तरह थोड़ी सी नकल का रुझान कम हो सके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए कि आप ये जो नकल का रुझान हमारे माशरे में
ये किस तरह से कम हो सकता है? और ये तो हमारे मुस्तकबिल के मेहमानों को खोखला कर रहा है, ये नकल मेरिट का तो कत्लेआम हो रहा है एक तरह से। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और आपके बच्चे जो कि मेहनत करके पढ़ रहे हैं, वो उनकी हक तलफी नहीं होगी क्या? देखिए, नकल का जो रुझान है वो तो रोज़े अव्वल से चला आ रहा है। ये एक सिलसिला जो है बहुत तवील है। इसकी रोकथाम के लिए हम लोगों को एक एक्शन लेना पड़ेगा। पेरेंट्स को मिलके, टीचर्स को मिलके कुछ इस तरह के रूल्स बनाने पड़ेंगे और इक़दामात हमें लेने पड़ेंगे, जिससे हमारी जो नकल जो है उसका रुझान कम हो सके। आपके दौर में भी नकल? मेरे दौर में नकल होती थी, लेकिन जिस तरह अब हो रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, मतलब पेपर आधे घंटे पहले लीक हो जाता है, ये सहूलतें हमें मैसर नहीं थी। लेकिन नकल उस वक्त होती थी बूटियों के ज़रिए, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते थे, गैस पेपर आते थे, बच्चे उसे सॉल्व करते थे। 3-4 गैस पेपर सॉल्व कर लिए, 5 ईयर सॉल्व कर ली, बच्चे ने पेपर की तैयारी कर ली और आराम से वो एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के अपने पेपर को कंप्लीट कर रहा होता था। लेकिन ये जो दौर है, आधे घंटे पहले पेपर लीक हो गया है, रात में भी पेपर आ जाता है, इस तरह के ग्रुप एक्टिव हैं। तो मतलब हमारा जो तालीमी सिलसिला है, जो हमारे तालीमी इदारे चलाने वाले लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो क्यों एक्शन नहीं लेते? अब जब 5 पेपर हो गए हैं तो उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है कि भाई अब ग्रुप जो है वो बंद कर दिया गया है, लोग अरेस्ट हो गए। तो ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? जो बच्चा पूरा साल मेहनत करके अपना पेपर दे रहा है और वही बराबर में बैठा हुआ बच्चा एक सोर्स के ज़रिए पूरा पेपर सॉल्व कर रहा है, तो उसके जो है रिज़ल्ट के नताइज और उसके रिज़ल्ट के नताइज में तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। फिर जो बच्चा पूरी रात मेहनत करके पढ़ रहा है, माँ बाप किस तरह फ़ीस पे कर रहे हैं, गर्मी है, लोड शेडिंग है, बच्चे के लिए हर तरह से उसकी तरबियत, उसकी निगहदाश्त का इंतज़ाम करते हैं पेरेंट्स। अब वो जब इस सूरत हाल में देखते हैं कि भाई जिस बच्चे ने चीटिंग की उसका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है और जिस बच्चे ने पूरी रात मेहनत की है उसका रिज़ल्ट जो है वो फिर एवरेज पे चला गया है, तो बच्चा डिसहार्ट होता है। और ये 9 मैट्रिक के नकल का रुझान जो है सिर्फ मैट्रिक बोर्ड तक ही रुक जाता है। अगर आप देखें दूसरे बोर्ड में, हमारे यूनिवर्सिटी बोर्ड में तो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होती, वहाँ पे तो इस तरह नकल नहीं हो रही होती है ना। ये सिर्फ नकल का सिलसिला जो है मैट्रिक बोर्ड तक है। बिल्कुल यही सूरत हाल है कि जो लोग नकल करके आएंगे उनके अंदर क्या काबिलियत होगी। हमारे साथ कुछ जो है वो टीचर्स भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, आप जब बच्चों को पूरा साल पढ़ाती हैं और इम्तहानात की तैयारी कराती हैं और फिर उनका भी रिज़ल्ट वही आता है और जो नाअहल बच्चे हैं जो नकल करके पास होते हैं उनका भी रिज़ल्ट आता है, तो क्या आपके दिल पे गुजरता है और क्या सोच होती है? बहुत ज़्यादा जो है वो कठिन मरहला होता है ये टीचर्स के लिए, क्योंकि सारा साल बच्चे मेहनत करते हैं। हम ऐसे बच्चों को भी पढ़ाते हैं जो सारा दिन बैठ के पढ़ते हैं, और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी पूरा साल नहीं पढ़ते और जो है वो चीटिंग की बेस पे जो है वो पास आउट होकर आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोगों को दिल जो है वो कर देता है। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके से आप भी खुद सेंटर वगैरह में ड्यूटी लगी है कभी आपकी? नहीं, मेरी कभी नहीं। वहाँ सेंटर का जो माहौल होता है, टीचर चाहे तो नहीं हो, तो आप नहीं समझती नकल में जो है वो मुलव्विस होता है टीचर? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना इंसान के ज़मीर के ऊपर। तो बहुत सारे इन्विजिलेटर्स होते हैं जो मुलव्विस होते हैं और बहुत सारे होते हैं जो नहीं भी होते। हर तरह के लोग, बिल्कुल हर तरह के लोग होते हैं। और एक ही सेंटर में कुछ ऐसी क्लासेस भी होती हैं कि वहाँ एक क्लास में चीटिंग हो रही है तो दूसरा बच्चा आके कह रहा है हमारी क्लास में बिल्कुल चीटिंग नहीं हो रही। तो आई थिंक इस पे काम करना चाहिए। आपके जो क्लास के बच्चे हैं पेपर देने अभी गए हैं, बीच में अभी छुट्टियां हो गई हैं गर्मी की, उसके बाद दोबारा से पेपर शुरू होंगे, उन बच्चों का क्या कहना है? उनके सेंटर में नकल का क्या रुझान है? वो भी जो है वो एवरेज हैं। कुछ बच्चे आके बोलते हैं टीचर नहीं हमारी सेंटर के अंदर बिल्कुल भी नकल नहीं हो रही, और कुछ बच्चे आके बोलते हैं कि टीचर हमारे सेंटर में काफ़ी ज़्यादा नकल हो रही है। तो ये है कि इस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। अच्छा, इस दौर में तो नकल के तरीक़े बदल गए हैं। पहले जो है वो फर्रों के ज़रिए नकल होती थी, बूटियों के ज़रिए नकल होती थी, अब जो है वो सोशल मीडिया पर आ गया है, पहले से पर्चा आ जाता है। आप क्या समझती हैं इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? बिल्कुल, जैसे जो चीटिंग के माफिया होते हैं वो सोशल मीडिया पे पहले ही रात को या एग्ज़ाम स्टार्ट होने से हाफ़ एन आवर पहले जो है वो पेपर लीक कर देते हैं। तो ऑब्वियसली इस पर टीचर्स का, काफ़ी जो कोचिंग सेंटर्स का, इन सब में के लोगों का शामिल होते हैं उसमें। बेसिकली इसको रोका इस तरीके से जा सकता है कि जैसे अगर सेंटर एग्जामिनेशन हॉल में अगर स्टूडेंट आ रहा है तो उसकी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हो कि उसके पास मोबाइल या कोई भी जो गैजेट्स वगैरह हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसके पास ना हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे की जो वो स्ट्रिक्ट चेकिंग हो। दूसरा ये कि जो बच्चा जिसका एग्ज़ाम है वही बच्चा सेंटर जा रहा हो, ना कि उसकी जगह कोई और जा रहा हो। तो एक तरीका ये कि हम बायोमेट्रिक कर सकते हैं कि वही बच्चा वेरीफाई हो जिसका एग्ज़ाम है। इसको डिजिटल कर सकते हैं, एडमिट कार्ड को डिजिटल कर सकते हैं कि वही बच्चा स्टूडेंट हो जिसका एग्ज़ाम है, ना कि कोई और स्टूडेंट जाके एग्ज़ाम। रिश्वत के सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे अगर हम ये सब करेंगे?
बिल्कुल, अगर ये सारी चीज़ें अगर बिल्कुल है कि वो सोर्स लगी हुई होती है, बाहर सेंटर के लोग खड़े हुए होते हैं कि उस बच्चे के लिए हम आए हुए हैं, ये वो चीज़ का नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। तो सोशल मीडिया को जस्ट एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि उसके जो ग्रुप बन जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उसके लिए यूज़ ना करें। ठीक है, ये आपने को मैंने बताया कि किस तरीके से असातिज़ा कहते हैं कि नकल किस तरह से हो रही है और किस तरह से जो है वो इस पर काबू पाया जा सकता है। यहाँ लूँगा एक ब्रेक के बाद मैं यहाँ पर माहिर तालीम उनसे भी बात करूँगा और उसके अलावा हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं उनसे भी बात करूँगा कि आखिर नकल माफिया है क्या और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हैदर अली साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एंड कॉलेज एसोसिएशन के। इनसे बात करते हैं कि जो बूटी माफिया था अब डिजिटल माफिया आ गया है। अब जो है वो 9वीं 10वीं के तमाम जो पेपर्स हैं वो सोशल मीडिया पर पहले आ गए। तो ये किस तरह से आ गए? क्या इसमें असातिज़ा नहीं मुलव्वस हैं? यकीनी तौर पर जो मुतल्लिका लोग होते हैं उनकी शमूलियत के बग़ैर जो है ये काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर पीछे से कुछ इंतज़ामी ख़ामियाँ और कमज़ोरियाँ होंगी तो ये काम कल्प्रिट अनासिर के लिए जो है वो आसान हो जाएगा। इस वक्त भी हमने कराची में 9वीं 10वीं के हालिया इम्तिहानात में जो वक्त से पहले पेपर्स को लीक होते हुए देखा या इस बूटी माफिया या नकल माफिया के हाथ लगते देखा, उसकी बुनियादी वजह जो थी वो हमारे मैट्रिक बोर्ड के कंट्रोलर एग्जामिनेशंस की बद इंतज़ामी, नालायकी और नाअहली थी। पहली दफ़ा करा रहे हैं ये इम्तिहान? लग ऐसे ही रहा है कि जैसे ये पहली मर्तबा करा रहे हों। हालांकि इनका अपना दावा तो ये है कि ये 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में और ये ख़ुद को बहुत एक सीनियर अफसर के तौर पर तारुफ भी इसका कराते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने 500 से ज़्यादा इम्तिहानी मराकज़ बनाए तो उनके लिए सिर्फ 19 हब सेंटर क्यों बनाए गए? हब सेंटर का मतलब ये है कि अब आप 500 सेंटर्स के क्वेश्चन पेपर्स कहीं डायरेक्ट नहीं पहुंचा रहे बल्कि उन हब सेंटर्स को दे रहे हैं। 20-20, 25-25 या किसी हब सेंटर पे 30 एग्जामिनेशन सेंटर्स के क्वेश्चन पेपर्स के एनवलप्स पहुंचाकर और आप बरीउज़ ज़िम्मा हो गए। फिर उस हब सेंटर से काफ़ी दूर मुसाफत पर वाक़े इम्तिहानी मराकज़ से सेंटर सुपरिटेंडेंट्स जो है वो अपने नुमाइंदगान को भेजते हैं। अब उन नुमाइंदगान में कौन कौन हो सकता है? कोई पीएन भी हो सकता है, कोई मैसेंजर भी हो सकता है, कोई क्लर्क भी हो सकता है। जिस मेंटालिटी के और जिस कैलिबर के वो लोग होंगे जो हब सेंटर से आकर क्वेश्चन पेपर का पैकेट कलेक्ट करेंगे, यकीनी तौर पर अब उनकी अगर कोई बदनीयती होगी तो वो बहुत आसानी से उस पेपर को वक्त से काफ़ी पहले जो है वो लीक कर सकते हैं। देखिए हैदर साहब, नकल तो पहले भी होती थी। हम देखते आ रहे हैं कि पहले जो है वो फर्रों के ज़रिए नकल होती थी और जो है वो गन पॉइंट पे भी शहर में नकल होती थी, सिफारिश की बिना पे भी नकल होती थी। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि हम जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है अब जो है वो मार्कशीटें ही तब्दील हो जाती हैं पूरी की पूरी। इस तरह से जो है वो जो होनहार तालिब इल्म में जो पूरे साल पढ़ते उनके साथ सरासर ज़्यादती नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं, नकल, चीटिंग, कॉपी, ये एक चीज़ है, करप्शन दूसरी चीज़ है। बिल्कुल आपने बजा तौर पे सही कहा कि नकल की तारीख़ भी उतनी ही पुरानी है जितनी शायद इम्तिहान की तारीख़ पुरानी है। लेकिन पहले ये था कि नकल के लिए करप्शन नहीं की जाती थी। अब सूरत हाल ये है कि नकल को मुनज़्ज़म तरीक़े से करप्शन के ज़रिए जो है वो करवाने की और करने की कोशिश की जाती है, जो इंतहाई तकलीफ़ दे बात है। इसलिए कि जहाँ करप्शन इन्वॉल्व हो जाएगी या करप्शन का अमल दखल शुरू हो जाएगा, वहीं पर नकल की हुदूद भी जो है वो लामहदूद हो जाएंगी। तो सूरत हाल ये है कि उस करप्शन की वजह से कि जो प्री एग्ज़ाम प्रोसीजर्स में शुरू होती है, जिसकी वजह से
आसानियाँ पैदा हो जाती हैं नकल माफिया को। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर इस मरतबा 9वीं 10वीं के इम्तहानात 400 इम्तहानी मराकज़ में या उससे भी कम 350 इम्तहानी मराकज़ में आसानी के साथ करवाए जा सकते थे, लेकिन एक करप्ट माफिया ऐसा भी था कि जिसने अपनी मिली भगत से इन सेंटर्स की तादाद को बहुत ज़्यादा कर दिया और ये 500 से भी ज़्यादा हो गई। जाली सेंटर जो बनते, इन्हें आप जाली सेंटर तो वो असल में नहीं होते, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही उनको फिक्स करता है, लेकिन जाली वो इस सेंस में ज़रूर होते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर का के जो मयारात होते हैं या जो नॉर्म्स होती हैं या जो उसका एक वक़ार और भरम होना चाहिए या जो वहाँ मौजूद सहूलियात होनी चाहिए, उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता, उनको बिल्कुल चेक नहीं किया जाता, जिस वजह से ये सेंटर जाली न होने के बावजूद भी बोगस ज़रूर होते हैं, इसलिए कि वो किसी तौर भी एग्जामिनेशन सेंटर कहलाए जाने के काबिल नहीं होते। हैदर साहब, आप माहिर तालीम हैं, आप खुद भी अपना एक स्कूल रन कर रहे हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, आप नहीं देख रहे जो बच्चे नकल करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे या हमारे इदारों में जाएंगे, तो वो किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे? हम अपनी जो जड़ें हैं वो खोखली नहीं कर रहे। यकीनी तौर पर हमें ग्रेड फोबिया से और इम्तिहान के फियर से और इम्तिहानी बुखार से निकलना होगा, ख़ुद असातिज़ा को भी, वालिदैन को भी और अपने बच्चों को भी इससे निकालना होगा। और साइंस ने, नफ्सियात ने जितनी तहकीक की है, अब ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी में जो है वो उसकी हार्ड स्किल्स यानी जो उसकी सब्जेक्ट नॉलेज है वो 20% भी काम नहीं आती, जबकि उसकी सॉफ्ट स्किल्स, जो उसकी अच्छी आदत हैं, जो उसकी अपनी शख्सी खुसूसियात हैं, वो 80% से ज़्यादा उस फ़र्द के मुस्तक़बिल में काम आएंगी। तो हमें अपने ट्रैक को सही करने की ज़रूरत है, ग्रेड के पीछे नहीं भागना चाहिए, चाहे वालिदैन हों, चाहे असातिज़ा हों, चाहे हमारा मुआशरा हो, हम सब को तालीम के साथ जो लफ्ज़ जुड़ा हुआ था तरबियत का, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और आज भी हम अपने बच्चों की अगर ज़हनी, जज्बाती, नफ्सियाती और मुआशरती नशोनुमा जो है वो कुछ अच्छे अंदाज से और मुतवाज़िन अंदाज से करें तो वो बदरजहा बेहतर है इन अच्छे ग्रेड से। और हमेशा रिसर्च ने ये भी बताया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स होते हैं, जो कॉलेजेस के टॉपर्स होते हैं, वो अपनी अमली ज़िंदगी में 98% लोग उनमें से कामयाब नहीं होते। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि तरबियत भी ज़रूरी है। हम ये देखते हैं, देखा जाता है कि हमारे सरकारी स्कूलों का हाल तो आपने खुद देखा है कि किस तरह है, और काफ़ी मतलब अगर देखा जाए कि 90% लोग जो है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। हस्ब तौफीक जो है वो छोटे बड़े प्राइवेट स्कूलों में हर एक वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी तालीम दिला सकें। ये तालीम जो प्राइवेट स्कूलों के ज़रिए दी जाती है, कई तो बहुत बेहतरीन स्कूल है, लेकिन बेशतर स्कूलों के बारे में कुछ शिकायतें आती हैं कि ये बिज़नेस बना लिया है। आप क्या कहेंगे, ऐसा है क्या? मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ के 46,000 तकरीबन सरकारी स्कूलों में 45 लाख या इससे कुछ ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि तकरीबन 13,000 के करीब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 40 लाख बच्चे और बच्चियां जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में यकीनन आमदनी के तबकों के लिहाज से जो है वो कुछ दर्जाबंदी आप कर सकते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स कम फ़ीस वाले हों या ज़्यादा फ़ीस वाले हों, मैं समझता हूँ कि वो तालीम को फ़रोग़ देने में अपना एक मुस्बत और बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ तक इस लफ्ज़ को जोड़ दिया जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं शायद बहुत बड़ा माफिया या कमर्शियल हो गए हैं, तो मैं आपसे गुजारिश ये की देता हूँ कि इसमें एक मिसकंसेप्शन है और वो गलतफहमी ये है कि हम किसी प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बताते हैं बहुत अच्छे इलाके की, बहुत पोश एरिया की हम फ़ीस बताएंगे जिसके अखराजात भी उसी हिसाब से हैं, लेकिन हम
अखराजात के मामले में या तनख्वाहों के मामले में जो है वो कम फीस वाले, कम आमदनी वाले इलाके के स्कूल की तनख्वाह का तस्करा करते हैं और उस तकाबुल से ये नतीजा निकालना चाहते हैं कि शायद प्राइवेट स्कूल जो है वो बेशुमार मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि प्राइवेट स्कूल्स चाहे बख्श कारोबार तो है, यकीनी तौर पर एक प्राइवेट सेक्टर जब अपने सारे सरमाए के साथ, सारे वसाइल के साथ, सारी तवानाई के साथ किसी फील्ड में इन्वेस्ट करता है तो वो उसका एक मुनासिब और रीज़नेबल रिटर्न भी चाहता है। मैट्रिक और इंटर के पेपर क्यों लीक होते हैं, कैसे लीक होते हैं और इनके पीछे माफिया क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर कामरान शेख। इनसे पूछते हैं, कामरान ये क्या नकल माफिया है, किस तरीके से आप तो सोशल मीडिया पर पेपर आ रहे हैं, ये चीज़ क्या है, कौन लोग इनमें मुलव्वस होते हैं? असल में फैसल साहब ये समझने की ज़रूरत है कि पहले जो पेपर लीक होने का स्टाइल था वो एक अलग था। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि पेपर लीक होना, बेसिकली लीक नहीं होता, पेपर को सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ज़रिए वायरल किया जाता है सोशल मीडिया पर। और नकल माफिया, यहाँ एक इंकिशाफ कर दूँ, वो जो नकल माफिया है जो इसको वायरल करती है वो ख़ुद चाहती है कि उनकी पब्लिसिटी हो, जिसमें सोशल मीडिया और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे इदारे भी जो है वो किरदार अदा करते हैं। उन्होंने एक वाटर मार्क लगाया हुआ है, अगर उसको बगौर देखें जो पेपर लीक हो रहा है उस पर एक वाटर मार्क लगाया हुआ है और अब जो है ये एक बिज़नेस बन चुका है, ये एक बाकायदा बिज़नेस है। पहले तो नकल के लिए पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन अब इसको बिज़नेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसमें जो वाटर मार्क है, जब उसको चैनल पे मुख्तलिफ स्क्रीन पे चलाया जाता है तो उस माफिया की पब्लिसिटी हो रही होती थी जो कि उस पेपर को व्हाट्सएप के ज़रिए लीक करता है। होता ये है कि जो मैट्रिक बोर्ड के हब सेंटर्स हैं, कराची मैट्रिक बोर्ड जो है कराची के वस्त में, और जो सेंटर हैं 505 इम्तिहानी मराकज़ वो दूर दराज के इलाकों में, गुलशन मेमार है, मलीर है, गडाप टाउन है, बल्दिया है, और यहाँ से मैट्रिक बोर्ड से और हब सेंटर्स से उनका फासला कम बेश 1 से 1.5 घंटे और बाद सेंटर्स का 2 घंटे होता है। तो यकीनी तौर पे पेपर अगर 9:30 बजे शुरू होना है तो बोर्ड को 7, 7:30 बजे या फिर हब सेंटर से 8 बजे पेपर को निकालना है। पेपर सील होता है, CCO जो सेंटर कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसकी ज़ेरे निगरानी वो पेपर सेंटर में पहुंचता है और लामहला सेंटर में आधे घंटे पहले पेपर का पहुंचना ज़रूरी होता है। तो वहां से व्हाट्सएप के ज़रिए ये पेपर जो है वो वायरल हो जाता है। यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि पेपर को जब इम्तहानात शुरू होते हैं तो कराची की इंतज़ामिया को, कमिश्नर कराची को, इदारों को लिखा जाता है कि दफ़ा 144 का नफाज किया जाए उन एरियाज़ में जहाँ पर इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए। तो सवाल तो ये FIA से भी बनता है, सवाल तो ये पुलिस से भी बनता है, क्या वो दफ़ा 144 के इनेकाद में नाकाम हो गए? सेंटर पर अगर पेपर वहाँ से वायरल हो रहा है तो मोबाइल के ज़रिए हो रहा है, तो मोबाइल फ़ोन कैसे लेके जाए? आपका कहना दुरुस्त है, कवानीन तो बनते हैं, उसूल भी हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। आप मुझे ये बताइए कि इस माफिया में कुछ असातिज़ा भी हैं, बोर्ड के लोग भी हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इस माफिया में देखें, जो सेंटर कंट्रोलिंग ऑफिसर है, मैंने आपको बताया उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अब जब एनवलप उसको खोलना है तो उसमें फिर सेंटर सुपरिटेंडेंट भी शामिल होते हैं, और बास सेंटर सुपरिटेंडेंट ये रिकॉर्ड पर है, माजी में ऐसा होता रहा है कि उनके ज़रिए से जो है वो पेपर व्हाट्सएप पे गए हैं और वायरल हुए। और फिर उसके साथ साथ जो इन्विजिलेटर, जो निगरानी कमरा है, जो क्लास में मौजूद है, उसके ज़रिए भी पेपर वायरल हो रहा है। तो फिर स्टूडेंट जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ज़रिए भी वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले बुनियादी जिम्मेदारी ये CCO की है, उसके बाद CS की है, उसके बाद ये इन्विजिलेटर की है जो निगरानी कमरा है। और निगरानी कमरा जो होते हैं वो असातिज़ा के अलावा बहुत सारे गैर मुतल्लिक़ा लोग होते हैं। तो इनकी मॉनिटरिंग रखने की ज़रूरत है कि जो निगरानी कमरा है, क्योंकि उसको एक फ़िक्स अमाउंट बोर्ड की तरफ से दिया जाता है और सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा ये ड्यूटी करना पसंद नहीं करते। वो क्या ये भी बताइए, आप काफ़ी अरसे से इस शोबे की कवरेज कर रहे हैं, आपके रूट्स हैं, क्या ये जो एग्जामिनर होते हैं ये पैसों से भी लगते हैं और सेंटर बिकते हैं क्या? बिल्कुल, इसमें कोई बात में जो है वो कोई दो राय नहीं है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक बाकायदा बिज़नेस की एक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, तो उसमें माफिया वही इन्वॉल्व होती है। एक पूरा प्लानिंग तरतीब दी जाती है, मैट्रिक के हों या इंटर के हों, एग्ज़ाम से पहले एक पूरी प्लानिंग होती है, और इस प्लानिंग में वो माफिया के लोग अपने साथ असातिज़ा नुमा इन्विजिलेटर्स को भी शामिल करते हैं। उसमें बहुत सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट भी शामिल होते हैं, और वो शामिल होकर फिर पेपर को जो है वो वायरल करना और पेपर को आगे बढ़ाने से लेकर भेजने तक का काम भी करते हैं। बास सेंटर में कंट्रोलर वगैरह
कंट्रोलर और जो की पोस्टों पर बैठे हुए लोग हैं वो इस तरह के कामों में मुदाखलत नहीं होते। हाँ, उनकी पोस्टिंग वगैरह के पैसे होते हैं। देखिए उनकी नाअहली कहीं ना कहीं तो है। उनकी नाअहली इस तरह है कि बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि हमें माजी में पता चला कि पैसे देकर जो है वो इनको जो है इन सीटों पर मुंतखब किया गया। सिंध हुकूमत ने पिछले 8 सालों से मुस्तकिल कंट्रोलर और सेक्रेटरी किसी भी बोर्ड में अपॉइंट नहीं किए। पूरे सिंध के बोर्ड्स को उठा के देखिए। वजह क्या है? इसकी वजह होता ये है कि जब कंट्रोलर सेक्रेटरी के लिए इश्तिहार आता है, मुख्तलिफ लोग उसमें अप्लाई करते हैं, तो मालूम ये होता है कि कोई कोर्ट जाके खड़ा हो जाता है और पता चलता है कि जनाब हुक्म इम्तना उसने ले लिया, और वो मामला वहीं का जू का तू रह जाता है। और फिर नतीजतन जितने इस वक्त पूरे सिंध के बोर्ड में कंट्रोलर और सेक्रेटरी हैं वो एडहॉक पे। पूरा सिंध का जो तालीमी बोर्ड का निज़ाम है वो एडहॉक पर है और मुस्तकिल तैनाती अब तक नहीं हो सकी है 8-9 सालों से। जब से महकमा बोर्ड और जामियात की वजारत को अलग किया गया है, CM साहब ने अपने जो इख्तियारात हैं वो मुंतकिल किए हैं, तो उसके बाद से अब तक जो है वो कोई मुस्तकिल अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। इसके लिए ये भी सबसे अहम बात है कि मुस्तकिल कंट्रोलर की तैनाती करना ज़रूरी है। मुस्तकिल जो की पोस्ट हैं उन पर तैनाती करना ज़रूरी है। जब चेयरमैन की तैनाती हो सकती है तो कंट्रोलर सेक्रेटरी की भी हो सकती है। और डेफिनेटली अगर कोई कोर्ट में चला जाता है, हुक्म इम्तना भी ले लेता है, तो इदारे को चाहिए कि क्या इदारे के पास वकील नहीं है, क्या गवर्नमेंट के पास वकील नहीं है, वो उनका मुकाबला करे। माजी में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जिन पर माफिया ने कब्जा किया, लेकिन महकमा तालीम की नाअहली की वजह से वो स्कूल चले गए, महकमा तालीम के हाथ से चले गए, क्योंकि वो जब नेशनलाइज हुए थे। तो इसी तरह यहाँ भी सिलसिला है कि यहाँ केस को परसू नहीं किया जाता। जो उनके वकला हैं, जो इनकी लीगल टीम है, वो इन केसेस को परसू नहीं करती क्योंकि दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी कहीं और है। इस वजह से मुस्तकिल तैनाती बोर्ड्स में अभी तक नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया। कामरान हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि किस तरह से ये नकल माफिया एक शक्ल इख्तियार कर गया है और जो मैट्रिक के इम्तहानात हैं इसमें नकल किस तरह होती है, पेपर लीक किस तरह होती है और कौन इसके ज़िम्मेदार है। यहाँ लूँगा एक ब्रेक के बाद आपको बताऊँगा चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड क्या कहते हैं इस बारे में और उनका इंटरव्यू करूँगा। तो लीजिए एक ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन जनाब शरफ अली शाह साहब। इनसे पूछते हैं कि वाकई में क्या पेपर लीक्स हो रहे हैं। शरफ साहब ये बताइए कि क्या पेपरों की जो 9वीं और 10वीं के सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो ये सिलसिला जारी है? नहीं, मैंने 12 इस बात की तरदीद की है कि कोई पेपर जो है आउट नहीं हो रहे हैं। पेपर जो है वो लीक हुए हैं तो वो तकरीबन 15-20 मिनट के टाइम पे बताया जाता है, जो रिपोर्टिंग टाइम है टेलीविज़न पे या जहाँ पे चला है सोशल मीडिया में। क्योंकि पेपर हम जो है वो अपने सेंटर्स पे जो है, जो करीबी सेंटर हैं उनमें 20 से 25 मिनट और दूर के सेंटर पे जो है 40 से 50 मिनट पहले पहुँचा देते हैं। जब सेंटर सुपरिटेंडेंट के हाथ में पेपर आता है तो हमारी कस्टडी में नहीं होता, वो उनकी कस्टडी में होता है। अगर कोई लीक हुआ है, लेकिन ये तो बड़ी अजीब की बात है कि टीवी पर जब निशानदेही हुई है तो 20 मिनट से पहले नहीं हुई, 20 मिनट 15 मिनट पहले। और अभी बच्चा पकड़ा गया था तो उसने जो बताया टाइमिंग, तो वो भी यही टाइम बता था। शाह साहब ये बताइए कि आपका ये तरीक़ेकार क्या है पेपर का, किस तरह से जो है वो ये पेपर छपते हैं, किस तरह कॉन्फिडेंशियली इसको आप सिक्योरिटी से पहुंचाते हैं, क्या इसका प्रोसीजर? ये तो होता है कि हमारे पास जो है सीनियर्स जो है टीचर्स की एक पैनल लिस्ट होती है, जो पेपर जो है एक वक्त पे जो है हमारे पास 6 पेपर जो है वो हमारे पास होते हैं और वो 6 पेपर्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम कलेक्ट करके रखते हैं। फिर जो है वो मॉडरेटर्स आते हैं हमारे पास जो उन पेपर्स में से सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो उन पेपर्स में ट्रांसलेटर भी हमारे पास होते हैं। अब एक दफ़ा वो अगर अंदर आ गए रात के टाइम पर, वो तकरीबन 11 बजे के टाइम पर हमारा काम शुरू होता है, तो 11 बजे अगर वो एक दफ़ा मॉडरेटर फाइनल करता है अंदर आके, उसके बाद वो बाहर नहीं जाते। वो तो मॉडरेटर, पेपर सेटर वो अंदर होते हैं, वो फाइनल जब पेपर करते हैं उसके बाद जो है ट्रांसलेटर सिंधी उर्दू में उसका ट्रांसलेशन करता है, उसके बाद वो टाइपिंग होती है। तो दोबारा वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसकी तमाम चीज़ देखते हैं, उसका स्पेलिंग, उसके ग्रामर, उसका सेटिंग से पूरे पेपर देखते हैं।
उसके बाद जो है पेपर जो है हमारा प्रिंट होना शुरू होता है। जब इसको ओके किया जाता है कि जो है उसमें तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि पेपर में आसान क्वेश्चन कितने हैं, मुश्किल क्वेश्चन कितने हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितने हैं, कितने क्वेश्चन कितनी देर में बचा कर सकेगा। तो वो टीचर्स एक्सपीरियंस है, उनको पता होता है, तो सारी चीज़ का जो है तकाजा करके जो पेपर सेट किया जाता है। हम पहले जो है तकरीबन 10:30 से 11 बजे तक जो है वो अपना टॉप सीक्रेट को सील कर देते हैं। तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन बाहर होते हैं, जो है तमाम लोगों की जेबें खाली होती हैं। जब एंट्री होती है, ये एक किस्म का डेकोरम है पुराना, जो हर बोर्ड ये अडॉप्ट करता है। तो उसके बाद जो है जब एक दफ़ा बंद हो जाते हैं अंदर, तो उनके निकलने की इजाज़त नहीं होती जब तक जो है पेपर शुरू ना हो जाए। और वही प्रैक्टिस हम शाम में भी करते हैं, जब अंदर जो है पेपर सेटर और मॉडरेटर अंदर आ जाते हैं, ट्रांसलेटर और टाइप राइटर। हमारे पास ज़ाहिर है 4.25 लाख जो है वो बच्चे अपेयर होते हैं। तो 4 लाख पेपर एक रात में छपवाना, प्रिंट करके जो है ना, वो भी बड़ा टास्क होता है। तो उसके लिए जो हमारे पास तकरीबन 11 मशीनें लगी हुई हैं जो फास्ट काम करती हैं, और जो है वो 4 लाख पेपर, वो 4 पेपर भी कोई एक सिंगल पेज नहीं होता, कोई 2 पेजेस होता है, कोई 3 पेजेस होता है, कोई 4 पेजेस पेपर भी होता है। तो उसको इस तरह से हम सीक्रेसी रखते हैं। और कभी भी बोर्ड से, मैं तो अभी आया हूँ 3 साल हुए हैं, लेकिन बताते हैं कि तारीख में कभी बोर्ड का पेपर जो है बोर्ड की कस्टडी में कभी आउट नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर ये कहाँ से बाहर निकला है? 15-20 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ये पेपर कैसे आउट हुआ? मैं बता, या तो जो है हमारे हब बने हुए हैं, जहाँ से हर टाउन में एक हब है। 18 टाउन कराची के हैं, और उनमें एक हब माना कि स्कूल है जिसको हम सेंटर बनाते हैं, जहाँ से मुख्तलिफ सेंटर के सुपरिटेंडेंट जो होते हैं इंचार्ज, वो सुपरिटेंडेंट कौन होता है? या हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, या प्राइवेट स्कूल का मालिक होता है। तो वो या उसका नुमाइंदा जो डेली लेटर लेके आता है, अथॉरिटी लेटर, कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ बंदा मैं भेज रहा हूँ। तो उस्ताद भी हो सकता है, और जो है वो वाइस प्रिंसिपल भी हो सकता है कि ये आज पेपर कलेक्ट करेगा। तो वह पेपर कलेक्ट करके अपने डेस्टिनेशन पे पर के सेंटर पे जाते हैं। तो वो टाइम होता है, हम दे चुके होते हैं टाइम, हो सकता है उसी टाइम में, लेकिन ज़्यादा टाइम जो बताया गया है वो टाइम है जब पर्चा जो है सेंटर पहुंचा, वो खुला, और हर क्लास में जो सेंटर में किसमें 10 क्लासें होती है, किसमें 20 क्लासें होती है, तो काउंट करके इन्विजिलेटर को देते हैं कि आप जाके पहुंचाओ। उसी दौरान किसी ने शॉट निकाल के अगर बाहर निकाल दिया है तो इस सिलसिले में आपने कोई इंक्वायरी वगैरह की, कोई मुल्ज़िमान वगैरह को पकड़ा, कुछ तहकीकात हुई? जी, हमने इसमें किया, लेकिन इसके बाद पूरी मशीनरी पार्क जो है एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्व थी। चीफ सेक्रेटरी से लेकर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, वो तमाम जो है वो रिपोर्ट कर रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो देवर ऑन तो तमाम जो है वो मशीनरी उनकी जो है हरकत में थी। वो 12 सेंटर विजिट कर रहे थे, और 12 जो उस ग्रुप पे निकाल, जहाँ पे वो ग्रुप में कमिश्नर भी जो है वो कमिश्नर मेंबर था, वो भी देख रहे थे कमिश्नर साहब के किस सेंटर पे क्या हो रहा है। और इस तरह से जो है उन्होंने जो जहाँ जहाँ भी वो आइडेंटिफाई हुए, वो हमने उनको जो है वो ब्लैक लिस्ट किया है, और उनको जो हमने सेंटर चेंज कर दिए हैं, सुपरिटेंडेंट चेंज कर दिए हैं, और हत्ता कहीं पर सेंटर चेंज करने की बारी आई है, नौबत आई है, तो सेंटर भी हमने चेंज कर दिए। 3,65,000 के करीब तालिबे इल्म जो 9वीं और 10वीं जमात के थे, उन्होंने जो है वो हिस्सा लिया, और इतने ही लगभग लेते हैं। 500 के करीब सेंटर बनाए। कुछ सेंटर्स के बारे में ऐसी शिकायत थी कि वो छोटे सेंटर्स थे, वहाँ सहूलियात नहीं थी। तो ये शिकायतें दूर क्यों नहीं की जाती? हर दफ़ा ऐसा क्यों होता है? इत्तेफाक ये है कि हमने जिस ऑफिसर्स को 18 ग्रेड 17 ग्रेड के अफसर्स को जिम्मेदारी दी थी, उनको जो है हमने 3 महीना पहले गाड़ी दी थी, पेट्रोल जैसा, कि ईच एंड एवरी सेंटर उसको विजिट करके आए। तो जो है वो उन्होंने वो जिम्मेदारी ऐसा तरीके से अंजाम नहीं दी, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड भी करना पड़ा, कि जो है उन्होंने सही रिपोर्टिंग नहीं की, सिलेक्शन ऑफ सेंटर में वो नाकाम रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें 500 से ज़्यादा सेंटर जो है वो होते हैं मुकर्रर, और उनमें से अगर जो है 5 सेंटर में से 4 सेंटर में से कोई इशू निकला है, तो उसका परसेंटेज 1% भी नहीं बनता, जहाँ पे जो है ये सेंटर का इशू बना है। लेकिन ये गलती ही थी, और जहाँ पर जो है हमारे अफसरान ने जो है वो सही काम नहीं किया, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आपको मैं ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा कि मुआवजा करें कि 505 सेंटर में 5-7 सेंटर में अगर निशानदेही हुई है, तो जो है ये हमारी गलती मैं मानता हूँ 5-7 सेंटर में, और आइंदा इंशाल्लाह ये गलती नहीं होगी। अच्छा, कुछ शिकायतें ये भी आती हैं, कुछ निजी स्कूल होते हैं वो एडमिट कार्ड नहीं बच्चों को
पहुंचा सकते और उनका साल जो है वो बर्बाद होता है। और दूसरी तरफ जो सेंटर्स में नकल जो कराने के लिए आते हैं, नकल के रोकथाम के लिए आपने इस दफ़ा क्या इक़दाम किए? हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमने कहा था बाबा पहले हम गुंडे अनासर अंदर आ जाते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर एरिया में मुख्तलिफ किस्म का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। तो हमने जो है कमिश्नर साहब की मीटिंग में भी दरख्वास्त की थी कि जो है आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को वहाँ पर जो है वो डिप्लॉय करें, ताकि जो हमारा उस्ताद लड़ नहीं सकता, सुप्रीडेंट नहीं लड़ सकते उनसे, और जो है वो उन लोगों पे काबू पाएँ, ताकि जो है वो बाहर से लोग आते हैं जो आके चीटिंग कराते हैं। और बड़े अफसोस की बात, ज़्यादातर उनके वालिदैन होते हैं जो खड़े होते हैं और बच्चे को जो है चीटिंग मटेरियल देने के लिए आते हैं, वो भी और जब वहाँ पे होते हैं। तो हमने उस सिलसिले में यही काम किया था कि भाई उनके विजिलेंट रहे। हमने टीमें बढ़ा दी थी, हमारे पास पहले 20 टीमें होती थी, अब हमने 45 टीम विजिलेंस टीम कर दी, ताकि ज़्यादा जो है उनका वॉच रखा जाए। सर ये आया है कि जब विजिलेंस टीमें आती हैं तो उस वक्त तो सेंटर प्रॉपर होता है और नकल वगैरह भी नहीं होती, जैसे ही वो निकलती है दोबारा से जो है वो नकल शुरू हो जाती है। वो नकल एक नासूर है। जब तक सोसाइटी हमारी जो है वो हमारा मुआशरा इसको जो है वो गलत नहीं समझेगा और गवर्नमेंट के लेवल पर इसके खिलाफ कैंपेन नहीं चलाई जाएगी, जिसके तंबाकू नोशी के खिलाफ जो है कैंपेन होती है, बताया जाता है, और जो है पोलियो इनके जो है ख़त्म करने के लिए कैंपेन चलाई जाती है। इस तरह से इस नासूर से बचने के लिए भी एक हाई लेवल पर और मीडिया के थ्रू और तमाम जो है स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके कैंपेन चलाई जाए, ताकि बताया जाए कि वो वालिदैन जो धंधे में लगते हैं और स्कूलों से मिल के, और स्कूल अब कराची के गली कूचे में स्कूल बने हुए हैं, तो जो एक किस्म का डिफरेंट किस्म का कल्चर है, जो मैं पहले भी कहा था, तो काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे कि किसी भी बात के इंटीरियर में ये नहीं होता कि जो यहाँ पे हाल होता है कराची में। तो बहरहाल मीडिया के लोग आपके वो भी उनका भी अमल दखल इस बोर्ड में बहुत ज़्यादा है। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। तो इस किस्म के जो इस तरह से वो भी हिरासा करते हैं जो आपके अमले हैं, स्टाफ को, मीडिया के लोग या बासर लोग या सियासी लोग के जो है वो नंबर्स बढ़ाए जाएँ, मार्कशीट तब्दील की जाए। यहाँ वो ज़्यादातर तो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं सेंटर्स पे। सेंटर जो है मालकान जो है वो एरिया में अपने जो है वो उनकी पॉलिटिकल स्टेक्स होते हैं और पर जो है वो एक पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, और वो अपने जो है डोमेन क्रिएट करके बैठे होते हैं। तो वो हमारे लिए जो है वो ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। वो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स है जो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। तो उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ जो मुनज़्ज़म किस्म के तरीके से बैठ कर कॉपी कराते हैं और बच्चों को जो है फैसिलिटेट करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई जो है तादीबी कार्रवाई की जा सके। ये बताइए कि मुझे कराची में नकल कितने फ़ीसद होती है सेंटर? अब फ़ीसद जो है वो मेरे ख्याल में अगर आप 20-25% आप अंदाज़ा लगा दें ओवरऑल, तो नकल तो ऐसी चीज़ है जो मैं 50 साल पहले पढ़ता था उस ज़माने में होती थी, अभी भी हो रही है। इसका एरेडिकेशन के लिए जो है बड़े अब एक जब तक मुआशरा खुद अपनी ज़िम्मेदारी नहीं संभालेगा, वालिदैन अपनी नहीं संभालेंगे, वो सबसे बड़ा हमारा उस्ताद जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो पेपर सेट करता है, जो इन्विजिलेशन करता है, जो असेसमेंट करता है, जो ट्रिब्यूलेशन करता है, वो सारा उस्ताद होता है। अब उस्ताद अगर हेरा फेरी छोड़ दे, एक इन्विजिलेटर सच्चा हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। हमने देखा है कि जहाँ जिन क्लासरूम में, अगर सेंटर्स को भी छोड़े, जिन क्लासरूम में जो है वो अच्छे उस्ताद तैनात होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, वहाँ नकल नहीं होती, वहाँ लोग परेशान होते हैं। लेकिन इस नकल माफिया से कैसे जो है वो निजात हासिल की जा सकती है, आपकी क्या राय है? अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, अभी नकल ज़्यादा, जो आप देखा कि ज़्यादा नकल जो है वो मोबाइल से हो रही है। यहाँ पर वो पुराने पेपर से कागज़ लेके जाना वो तो तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब मोबाइल को जो है वो हमने PTA से भी बारहा दरख्वास्त की थी कि आप जो है वो इस किस्म के जो है जैमर्स लगाएं जो सेंटर्स पे, और उनको जो है वो के मोबाइल वहाँ पर जो है वो एक्टिव ना हो। पंजाब में ये तो है, तो मोबाइल कन्फिस्केट करके जब्त किया हो जाता है। अगर किसी बच्चे से और टीचर से मिला तो वापस नहीं किया जाता। यहाँ क्यों नहीं है? हमने रिक्वेस्ट की थी और हमारी मीटिंग में भी जो है डिसाइड हुआ था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, पता नहीं क्यों।
अगर हमने कहा कि नहीं कराची है, कराची का कल्चर डिफरेंट है, थोड़ा इसको भी नहीं देखें, और पूरे सिंध में ये नहीं हुआ, सिर्फ मोबाइल पकड़ा जाता था और मोबाइल पर इम्तिहान ख़त्म होने के बाद उनको वापस किया जाता था। अगर मोबाइल को ऐसा किया जाए कि इसको अंग्रेजी में कन्फिस्केट किया जाता है, उर्दू में जब्त किया जाता है, जब्त कर लिया जाए, न वापस किया जाए, और जो है तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक चीटिंग को इस दौर में काबू किया जा सकता है। अच्छा, मोबाइल ले जाने पे तो पाबंदी है, आपने इस दफ़ा इम्तहानात जो है अभी कुछ पेपर्स बाकी भी रह गए गर्मी की छुट्टियों की वजह से, तो अब जो आपने इस दफ़ा एग्ज़ाम कराएं तो इसमें कितने लोगों के पास मोबाइल निकला या कितने जब्त किए, कुछ हुआ ऐसा? हर सेंटर से निकले हैं। अब जहाँ पे जो है वो छोटे सेंटर से हैं, अगर जो है वो 300 250-300 का भी सेंटर बनाया है तो उसमें से जो है वो 10-15 निकले हैं। अगर जो 1000 का सेंटर है, 900 का सेंटर है, तो उसमें 50 मोबाइलें निकली हैं जो ज़ाहिर हुई हैं, जो है ज़ाहिर हुई हैं, जो रिकॉर्ड पे लाए हैं। तो इस तरह से जो है वो हमने तथा कि अपने एडमिट कार्ड पर रेड लाइन से लिखा दिया था, उर्दू में भी लिखा था और अंग्रेज़ी में भी लिखा था कि ये मोबाइल लाना बना है, ताकि वालिदैन देखें। बच्चे छोटे होते हैं तो उनको अगर वालिदैन ये सारी चीज़ों को समझाएं बच्चे को जो गलत चीज़ है, तो अगर वो फ़ोन ले लेते घर में, उसके बाद ये कहा गया था सेंटर में कि जी आपका जो बैग जो लाएँ मोबाइल उसमें डाल दें, तो बच्चों ने उसमें भी डाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतने जो है सरेआम पकड़े गए हैं मोबाइल। ये जो नकल माफिया है, ये कोई इसकी बाकायदा कहते हैं कि मुनज़्ज़म अंदाज में आजकल जो है वो इनका तरीक़ाकार तब्दील हो गया है, ये डिजिटल अंदाज में, और कुछ लोग जो है वो बोर्ड में डायरेक्ट इम्तहानात के अलावा भी बोर्ड में मार्कशीट नंबर चेंज हो जाते हैं, ग्रेड चेंज हो जाते हैं। इंटर बोर्ड में भी माजी में हमने देखा, उस पर इंक्वायरी भी हुई, कुछ साबित भी हुआ इस तरीके के। तो इस बोर्ड में आपने कोई ऐसे इक़दामात किए हैं या ऐसी कोई शिकायतें मिली आपको? जी हाँ, शिकायतें जो हुई थी लास्ट ईयर भी जो इस किस्म की शिकायतें मिली थी, तो उसकी तारीफ भी हो सकती। यही फ़कत हमारे पास हल होता है कि जो एक इंक्वायरी बना के जिस पे जो है वो चार्जेस फ्रेम होती हैं उसको हम वहाँ से हटा देते हैं और फिर उसकी रिप्लेसमेंट देते हैं। फिर उस बंदे को जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये यहाँ पे बोर्ड की लेवल पे जो नहीं होनी चाहिए। अगर बाहर से कोई किस्म का कोई इन्फ्लुएंस आता है या कोई तरीका अपनाया जाता है तो उसके लिए अलग इक़दाम होते हैं, लेकिन बोर्ड में अगर कोई भी कहाँ पे भी जो है आइडेंटिफाई अगर होता है तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाती है। अच्छा, ये तो सिलसिला रहा। आप ये बताइए कि आपको बतौर चेयरमैन किन मुश्किलात का सामना है, आपकी अफरादी कुव्वत और सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को हमारे साथ जो है पूरा भरपूर जो है वो तावन करना चाहिए, और जो है वो हमारे पास ये रेगुलर कंट्रोलर नहीं है, हमारे पास रेगुलर जो है वो सेक्रेटरी नहीं है, हमारे पास ऑडिट ऑफिसर नहीं है, अकाउंट्स ऑफिसर नहीं है। ये सारी पोस्ट जैसी हैं जो कि जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरफ से मुकर्रर होते हैं। तो अगर ये जो है वो टाइमली इनकी जो है वो सिलेक्शन हो जाए थ्रू जो है वो लीगल रेगुलर प्रोसेस, तो मेरे ख्याल में जब एक बंदा जो है वो सही तरीके से आएगा सिलेक्ट होके और जो है अपनी पोजीशन संभालेगा तो उससे काफ़ी बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड जनाब शरफुत अली साहब। इनसे बात हुई, इन्होंने तफसीलन हमें बताया कि किस तरह से नकल होती है और किस तरह ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत को जो है इन्होंने जो सिफारिशात भेजी हैं इसके बारे में भी आगाह किया। अपने होस्ट फैसल शकील को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।